जुड़ चुके हैं आरएसपुरे की आवाज़ के साथ। हम जैसे डीडीसी चुनावों को लेकर देखा जहां पर सरगर्मियां तेज़ हैं, तो हमारे साथ कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, एक आरएस चिब और एक जहां से उम्मीदवार हैं तरलोक सिंह बाजवा जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अपने चिब साहब, आप कौन कौन से मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, सुचेतगढ़ जो है आईबी के ऊपर वाक़या है ये। एक तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का, क्योंकि यहाँ किसानों का ये एरिया है। बाजवा साहब विजयी होंगे, ये हमारा वायदा है लोगों से कि हम किसानों की जो दशा है उनको सुधारेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा है करप्शन। करप्शन इतनी बढ़ गई है जब से ये पिछले 10 साल से 12 साल से बीजेपी के एमएलए बने, मंत्री बने, इनके दौर में करप्शन बहुत बढ़ चुकी है। इस करप्शन को भी हम समाप्त करेंगे। तीसरा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें सुधार लाने के लिए हमारा यत्न होगा। पांचवा, लोग यहाँ गुंडागर्दी से बड़े परेशान हैं, कदम उठाएंगे। और साथ में ये शरणार्थियों का इलाका है, रिफ्यूजीज़ हैं, जिसमें 1947 के मैं और तरलोक सिंह बाजवा जी, ये खुद 1947 के शरणार्थी हैं। हमारे बुजुर्ग यहाँ आए, उसके बाद 65, उसके बाद 71, जितने भी हमारे रिफ्यूजीज़ हैं, उन रिफ्यूजियों का जो मसला है, हमारी सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार, हम सबको 30-30 लाख देना चाहते थे। ये हमारा मसौदा था जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने हमारे शरणार्थियों के साथ धोखा किया और 5.5 लाख दे करके उनसे चुकता कर लिया। और अब ये झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं जी ये पहली किस्त है, हम और आपको दिलवाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम जीतेंगे। हमारा संघर्ष, हमारी स्ट्रगल बिल्कुल जारी रहेगी शरणार्थियों का अपना पूरा हक दिलवाने के लिए। हम थोड़ी बात बाजवा साहब से करते हैं। बाजवा साहब, कृषि कानून को लेकर जहां पर देश भर में विरोध हो रहा है, आपका एरिया भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जहां पर एरिया, क्या इन मुद्दों को भी लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, इस बार जिस तरह से इन्होंने जो 3 कानून पास किए हैं पार्लियामेंट में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इन्होंने पास किए हैं, क्योंकि वहाँ वोटिंग नहीं कराई, विदाउट वोटिंग इन्होंने जो है ये बिल पास की है, जो एक मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की इतिहास में पहली बार हुआ है। और इससे लगता है कि इन्होंने डेमोक्रेसी का मर्डर किया है जिस तरीके से मुझे बिल पास किए हैं तानाशाही से। वैसे तो पूरा देश जो है इस पर तानाशाही से चल रहा है, लेकिन जो उन्होंने पार्लियामेंट में जो हमारा सबसे बड़ा मंदिर है डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, उसमें जिस तरीके से इन्होंने जो बिल पास किए हैं, ये बिल कोई डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटरशिप तरीके से उन्होंने जो बिल पास किए हैं। और मैं समझता हूँ जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़तरनाक है। और यहाँ तक आपने कहा कि जो बिल 3 लाए हैं, और हमारा जो खासकर जो हमारा एरिया बॉर्डर, जिस तरह आरएसचिब साहब जी ने कहा कि हमारा जो ये सुचेतगढ़ खासकर जो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पूरी की पूरी किसानों की है। और ज़्यादातर इसमें हमारे जैसे 47 के हैं, 65 के हैं, 71 के जो रिफ्यूजी हैं वो भी हैं, और यहाँ के भी बहुत लोग हैं जो 47 के पहले यहाँ से रहने वाले हैं उसमें। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ जो हमारा जो एरिया है, जिस तरह से इन्होंने बिल पास किए हैं, उसका रिजल्ट हमारे सामने आ गया अभी। आप तो राज्यसभा सांसद हैं, आपको पता है कि कैसे बिल पास होता है। नहीं, वो तो मैंने कह दिया ना कि अगर कोई एक भी मेंबर वहाँ हाउस में ये कहे कि डिवीज़न होनी चाहिए, जब अमेंडमेंट होती है उस, हाँ, जब आफ्टर डिबेट है, उसके बाद जिस बात वो कहते हैं कि जो इसके हक़ में बोले हाँ, जो इसके हक़ में नहीं बोले ना, तो आफ्टर दैट फिर वो कोई अगर मेंबर वहाँ हाथ खड़े करते हैं 2-4 है, तो कहते हैं, फिर बोलते हैं भाई डिवीज़न करो। कोई भी अगर एक मेंबर भी वहाँ जब उसमें अमेंडमेंट आती है, तो एक मेंबर भी अगर उसमें कहेगा डिवीज़न होनी चाहिए, डिवीज़न होती है। तो यहाँ तो 18 पार्टी इकट्ठी थी, पूरी अपोजिशन का डिवीज़न कराई है, इन्होंने डिवीज़न नहीं कराई। और इससे स्पष्ट होता है कि इनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने तानाशाही तरीके से जो है ये बिल पास किए। दूसरा मैं कह रहा हूँ जहाँ जो इन्होंने बिल जो पास किए हैं, उसका रिजल्ट हमारे सामने आ गया। आज देखिए जाओ यूपी में क्या रेट है, आज 1200 वहाँ पैडी का रेट है जो सरकार प्रोक्योरमेंट करती है, वहाँ प्रोक्योरमेंट सिस्टम नहीं है। हमारे जहाँ पिछले साल किसानों ने 1900 रुपया, 1900 रुपया अपनी जो पैडी बेची, इस बार उन्होंने 1500 क्विंटल बेची है। इसी का रिजल्ट आ गया ना। तो इसीलिए जो पंजाब, हरियाणा का, यूपी का, जितने भी जो
ये जो छोटे चावल लगाते हैं, छोटी बासमती लगाते हैं, जिसको सरकार FCI उसको प्रोक्योरमेंट करती है और फिर वही जो अनाज है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इसीलिए पंजाब हरियाणा का किसान ये कह रहा है कि इसकी जो MSP है फिक्स कीजिए। और किसान जो है ये डिमांड कर रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब वो कह रहे हैं कि ये रहेगी, ठीक है, और रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनका मन साफ़ है, अगर इनका मन साफ़ है, जो वाकई किसानों के हमदर्द हैं, किसानों के हितैषी कहने वाले हैं, तो इनको कौन सी परेशानी है अगर ये पार्लियामेंट में पूरी एक दिन का हाउस बुलाएं। पहली बात तो अभी लगने वाला है, हाउस चलने वाला है, एक दिन का हाउस बुलाएं और उसमें उसको पास कर दें कि MSP परमानेंट रहेगी। और जिस तरीके से MSP हर साल बढ़ाई जाती है, हर साल बढ़ाई जाती है, इसी तरीके से MSP बढ़ाई जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। तो लेकिन ये कर क्योंकि इनके मन में खोट है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जब अगर माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे बार बार ये बात कहते हैं, बार बार ये बात कहते हैं, मैं तो बोलूँगा बार बार वो झूठ बोलते हैं कि हम MSP 1.5 गुना करेंगे। अब 6 साल हो गया इन्होंने MSP 1.5 गुना करते, लेकिन इस बार जो इन्होंने जो बढ़ाई है MSP सिर्फ 2.5% बढ़ाई है, 2.5% जो है इन्होंने MSP बढ़ाई है। अभी जो बीट आनी है, कणक अगली फसल जो आनी है, उसकी इन्होंने सिर्फ 50 रुपये बढ़ाई है। लेकिन इससे पहले मैं देख रहा था, इंटरनेट के ऊपर देख रहा था, जिस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, कांग्रेस की सरकार थी, यूपी कह लो या कांग्रेस कह लो, तो उस वक्त जो MSP थी 1000 रुपया थी 2010 में, लेकिन उन्होंने 8% बढ़ाई और 1080 रुपये की। तो हर साल जो MSP है 6%, 5%, 7%, 8% इसी हिसाब से बढ़ाई जाती है। लेकिन जब से ये NDA सरकार आई है, जब से ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, ये इन्होंने सिर्फ मैं कह रहा हूँ 2-3% से ज़्यादा इन्होंने MSP नहीं बढ़ाई। जिस अगर 1.5 गुना करते हैं, जिस वक्त उस वक्त जो सरकार गई थी कांग्रेस, उस वक्त 1400 रेट था। इसका मतलब आज 2100 होना चाहिए, उसी वक्त 2100 होना चाहिए, आज 2600-2700 रुपये होना चाहिए। जबकि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, उसने जो रिपोर्ट पार्लियामेंट को दी, उसमें भी ये है कि जो MSP है 1.5 गुना करनी चाहिए। लेकिन ये कहते यूज है कि करते, मैं समझता हूँ सबसे झूठा हमारा माननीय प्रधानमंत्री है। हर कभी कहता है किसानों को हम 1.5 गुना आमदनी करेंगे, 1.5 गुना MSP करेंगे, कभी 2 गुना उनकी इनकम करेंगे, कभी 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, कभी 15-15 लाख हम अकाउंट में डाल देंगे। और जितने भी वादे किए उन्होंने, टोटली एक वादा भी जो है वो पूरा नहीं किया। इस बार सबसे ज़्यादा अगर कोई इस देश में परेशान है वो किसान है, वो नौजवान है, वो मजदूर है, वो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो ट्रांसपोर्टर है, वो छोटा दुकानदार है, वो इंडस्ट्री वाला है। हर एक सेक्शन के लोग हैं, तो हर कोई जो है इससे परेशान है। तो इसलिए ये जो आज ये चुनाव हो रहा है, जिसका मुझे पार्टी ने जो कैंडिडेट बनाया है, तो इस बस लग रहा है कि अच्छा लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हम चिप साहब से बात करते हैं। चिप साहब, भाजपा बोलती है कि जो कांग्रेस है, जो गुपकार जो गठबंधन है, उसके को समर्थन करती है, इसलिए जो भाजपा है वो राष्ट्रवादी मुद्दे पर है, तो पर चुनाव लड़ रही है विकास के नाम पर। इससे पहले जो आपने मुझे मुद्दों का प्रश्न किया कि हमारे क्या मुद्दे हैं, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हमेशा एक ऐसी जमात रही है कि वो दलितों के साथ हमेशा खड़ी रही है। आज हमारा ये भी मुद्दा है, यहाँ इस ब्लॉक में काफ़ी दलित संख्या है, और मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में दलितों के साथ यहाँ बुरा व्यवहार किया गया है। हम भाजपा सब जीतेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में आएंगे, और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि हम जो दलितों के साथ यहाँ मिसबिहेव किया जाता है उसको हम दूर करेंगे। ये भी एक हमारा मुद्दा है। इसके साथ साथ बेरोज़गारी विशेषकर मैं इस बॉर्डर की बात करता हूँ, सुचेतगढ़ की। सुचेतगढ़ IB के ऊपर है। कांग्रेस ने काफ़ी साल से स्ट्रगल किया कि जो लोग IB के ऊपर बसते हैं उनके बच्चों को जो कंसेशन मिलती है सर्विसेज में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, वो LOC के बराबर करनी चाहिए। अभी फैसला हुआ, हमने डिमांड रेज की थी, सरकार ने किया है, लेकिन उसमें एक राइडर लगा दिया इन्होंने। राइडर क्या लगा दिया कि 6 किलोमीटर के अंदर अंदर जो लोग हैं, जो बसते हैं, जिसकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा होगी, उनके बच्चों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि इनकम से कोई संबंध नहीं है। गोली चलती है, हमारे लोग मरते हैं, हमारे घर जलाए जाते हैं, हमारे जानवर मरते हैं, हमारे लोग वहाँ से माइग्रेट होकर पीछे जाते हैं। तो इसलिए ये मुद्दा भी बिल्कुल जो हमारा है कि हम इस जो कंडीशन लगाई है उन्होंने 8 लाख की, हम इसको भी हटाएंगे। अब आपने प्रश्न किया मेरे सामने कि गुपकार गैंग की बात करी है, अलायंस की बात करी है। मैं बार बार मैंने रिपीट किया, जिस दिन हमने नॉमिनेशन फाइल करी,
हज़ारों की संख्या में लोग थे, भाजपा साहब ने फाइल करी। हमने उसमें भी क्लियर किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का या कांग्रेस पार्टी का कोई भी अलायंस जो है वो किसी गुपकार गैंग के साथ नहीं है। आपकी पार्टी फारूक साहब या महबूबा मुफ्ती के जो उनका जो गठबंधन उनका समर्थन नहीं करती है? बिल्कुल समर्थन नहीं करती, बल्कि हमारी ब्लॉक लेवल पर कहीं कहीं एडजस्टमेंट्स हमने की हैं। लोकल लेवल पर लाइक माइंडेड पार्टी के साथ हमने एडजस्टमेंट एनसी से भी करी है, हमने एडजस्टमेंट बीएसपी से भी करी है, पंथर से भी करी है, सीपीएम से भी करी है। अब इसी ब्लॉक को ले लें, सुचेतगढ़ ब्लॉक में एनसी का भी उम्मीदवार है जो इलेक्शन लड़ रहा है, तो इसलिए हमारी अलायंस नहीं है। हमारी अलायंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस की कोई अलायंस भी गुपकार जो कनक्लेव है, गुपकार जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके नाम पर ये गुपकार गैंग कहा जाता है, हमारी किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने वहाँ से स्पष्ट किया है कि हमारी अलायंस नहीं है। ब्लॉक लेवल पर हमने लाइक माइंड लोगों से एडजस्टमेंट करी है, एंड वो कहीं कहीं तो इंडिपेंडेंट से भी एडजस्टमेंट हो सकती है, उसमें क्या है, कोई ऐसी बात नहीं है। चिप साहब, एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ। भाजपा बोलती है कि हमने जो पिछले दिनों में विकास कराया है, विकास के काम हुए हैं, लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि इसमें आपका क्या? मैं इसी ब्लॉक में ही अपनी बात को सहमत करूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय श्याम चौधरी जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, यहाँ से मंत्री रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मुझे एक काम बता दें जो इस इलाके में सुचेतगढ़ या आरसपुरा में ब्लॉक कोई उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है। वेयर एज मैं यहाँ एमएलए नहीं बना, लेकिन मैं विधान परिषद में जाकर के 2-3 बार मिनिस्टर बना और हमने इतने बड़े बड़े काम किए। आईटीआई मैंने इस्टेब्लिश किया लोगों की सुविधा के लिए, आरसपुरा के बच्चों के लिए और किसानों के लिए जो तहसील के हेडक्वार्टर के साथ थे उनके लिए हमने यहाँ गांधी पार्क बनवाया। यहाँ बाना सिंह जो हमारा हीरो था जिसको परमवीर चक्र मिला, उसके नाम पर बाना सिंह स्टेडियम बनाया हमने। यहाँ मैंने 5-10 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनवाया, उसको फिर 200 बेड हमने ऐड किए पिछले दौर में, लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं कर सके। बाना सिंह स्टेडियम का पेविलियन कंप्लीट नहीं हो सका। रेवेन्यू कम्प्लेक्स हमने शुरू किया कि सुचेतगढ़ और आरसपुरा तहसील को इकट्ठा करेंगे हम, और एसडीएम के साथ दोनों तहसीलदार बैठेंगे। और इस भाई ने क्या किया कि तहसील को उठाया और चक्रोई में ले गए जो बिल्कुल बॉर्डर पर है, और अब्दुलिया तक के लोग जो हैं वो 10 किलोमीटर चल के चक्रोई जाते हैं, फिर दरख्वास्त लेते हैं, फिर एसडीएम के पास जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये विकास का नारा जो बीजेपी का है ये बिल्कुल खोखला है। इसी तरीके से ये मैंने ब्लॉक सुचेतगढ़ की बात करी, इसी तरीके से अगर हम पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर पर नज़र डालें तो मैं समझता हूँ कि विकास का नारा बिल्कुल ढोंग है, बिल्कुल खोखला है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। डीडीसी चुनावों में क्या लोगों को एक करना चाहती है अपील? देखिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो मेंबर बनेगा ज़िले के विकास में उसका एक अहम रोल होगा। त्रिलोक सिंह बाजवा मेंबर बनेंगे और भगवान करे कि हमारी मेजॉरिटी आएगी और ये चेयरमैन बनेंगे वहाँ के, और हम लोगों से वायदा करते हैं कि जितने भी विकास के कामों में अनदेखी हुई है, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, जहाँ भी मतभेद हुआ है, उस मतभेद को भी दूर करेंगे। और विकास का जो सवाल है, विकास को हम सुचेतगढ़ की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और सुचेतगढ़ के ब्लॉक जो डेवलपमेंट करेंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के 2 दिग्गज नेता। इनका कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर काम करना चाहती है। कैमरामैन साहिल प्रजापति के साथ मुकेश रैना, आरसपुरा की आवाज़।